Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था बेसिकली एनवायरनमेंट होता क्या है, किस वर्ड से एनवायरनमेंट ओरिजिनेट हुआ है, एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ये सब हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम आगे जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे टाइप्स जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उसमें हमारा हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है एंड ऑब्वियसली बायोस्फीयर आता है। तो उस सबको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप स्टडी करेंगे। यहाँ तक कि हमने अपने लास्ट प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था। अब हम इनको बस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे इस वर्ड से, लिथो का मतलब होता है रॉक्स। क्या होता है? लिथो का मतलब होता है रॉक्स यानी कि चट्टान, ठीक है। और स्फीयर का मतलब आपको पता ही चल रहा है कि एक कोई गोला, ठीक है। या फिर तो इसमें हम वही कहेंगे कि लिथोस्फीयर जो है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। याद रखेंगे कि आपकी जो पृथ्वी है, ठीक है, आपकी जो पृथ्वी है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको क्रस्ट नाम दिया जाता है। इसकी बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है और ये वही लिथोस्फीयर वही है, ठीक है। विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो है अलग अलग टाइप के मिनरल्स से मिलकर बनी है। इसमें आपका सिलिकॉन आता है, ठीक है, सिलिका आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन निकल आता है, फेरस आता है। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स से मिलके आपकी जो क्रस्ट है अर्थ की बनी हुई है, इसलिए लिथोस्फीयर जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, ठीक है। विच इज़ मेड ऑफ मिनरल्स एंड इट्स डेप्थ कैन रीच अप टू 100 किलोमीटर्स। येस, आपको यही ध्यान में रखना है कि जो इसकी गहराई है वो लगभग आप कह सकते हो कि कम से कम 100 किलोमीटर तक नीचे जाती है। तो ये लगभग 100 किलोमीटर तक गहरी है। एंड इज फाउंड ऑन बोथ लैंड टेरेस्ट्रियल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। यस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो है आपके टेरेस्ट्रियल पे भी पाई जाती है और आपके ओशियंस यानी वाटर बॉडीज़ में भी पाई जाती है। दोनों में पाई जाती है और दोनों में ये 100 किलोमीटर गहराई तक की होती है और दोनों में ही डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर इज अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स। जो मेन कंपोनेंट है लिथोस्फीयर का वो है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स। और आपको पता ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इनकी जब शिफ्टिंग होती है, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तभी आपका अर्थक्वेक आता है। अब वही सेम चीज़ है कि अगर ये टेरेस्ट्रियल क्रस्ट पर शिफ्ट होंगी तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स अगर टेरेस्ट्रियल क्रस्ट पे शिफ्ट होंगी तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स ओशियनिक क्रस्ट में शिफ्ट होंगी तो आपको वहाँ सुनामी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे गहरी परत है और इसकी गहराई लगभग आप कह सकते हो कि 100 किलोमीटर तक जाती है या हो सकती है। जो आपकी स्थल मंडल पृथ्वी की जो सबसे बाहरी जो परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी है और यह भूमि स्थलीय परत और महासागरीय परत दोनों पर पाई जाती है। स्थल मंडल का जो मुख्य घटक है वो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें हैं। क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ अब हम स्टडी करेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो बेसिकली हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, हम जो हाइड्रो वर्ड है तो हम हमेशा से ही हाइड्रो वर्ड यूज़ करते हैं वाटर के लिए। हाइड्रो का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाटर के लिए करते हैं। तो ये आपका जल मंडल है यानी पूरे चारों तरफ से जल सा घिरा हुआ एक भाग है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर जो जल सा घिरा हुआ भाग है, जल से घिरा हुआ भाग है, उसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर जो होती हैं वो कंप्राइज करती हैं सारी ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पाई जाएँ, तो वो सब की सब हाइड्रोस्फीयर में मानी जाती हैं। इसमें हमारा क्या क्या आता है? तो इसमें हमारे ओशियंस आते हैं जो कि आपके समुद्र होते हैं, सीज आते हैं, ठीक है। रिवर्स आती हैं, नदियाँ, लेक्स आती हैं, पॉन्ड्स आती हैं, स्ट्रीम एटसेट्रा। तो ये सभी जो है आपके किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत इनको काउंट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है इट कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ये जो वाटर है या ये जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ है ये हमारे अर्थ का लगभग 70% पार्ट जो है वो कवर किए हुए हैं। हम बोलते भी हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसको जलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इसको जलीय ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर प्लैनेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अर्थ पर 70% ऑफ जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। बस इतना है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारे पास कम अमाउंट में अवेलेबल है, अदरवाइज बाकी जितना भी वाटर है बट वो वाटर जो है वो सॉल्टी है और वो ड्रिंकेबल नहीं है। ठीक है, तो 97.5% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज इन द ओशन। 97.5% पानी जो है जो हमारी अर्थ पर पाया जाता है वो ओशियंस में है और किसकी फॉर्म में है, तो सॉल्ट वाटर की फॉर्म में है, यानी सॉल्टी है वो, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, तो वो ड्रिंकेबल नहीं है। ओनली 2.5% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। सिर्फ जो 2.5% वाटर है हमारी अर्थ पर वही फ्रेश वाटर है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि डोंट वेस्ट वाटर, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि फ्रेश वाटर ही हम यूज़ करेंगे अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए, फ्रेश वाटर का ही यूज़ करेंगे हम पीने के लिए। तो ड्रिंकेबल एंड हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हमें जिस वाटर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओनली 2.5%। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये वाटर है। अगर हम इसका कह सकते हो कि सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम इसको वेस्ट करेंगे आउट ऑफ द रीच जाके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो 2.5% है ये भी हमारी अर्थ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब ये 2.5% वाटर ख़त्म हो जाएगा देन वी हैव ओनली दिस 97.5% वाटर दैट इज सॉल्टी वाटर। तो ये जो सॉल्टी वाटर फिर ओशियंस में जो रह जाएगा ये हमारे किसी भी यूज़ का नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो आपके सोडियम NaCl की जो मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम ना तो अपने ड्रिंकिंग पर्पस से ले सकते हैं ना ही किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के पर्पस से ले सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ पर जो वाटर है वो ओनली 2.5% है, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नाउ आउट ऑफ दिस, अब इसमें से ही, ठीक है, इसमें से ही 30.8% इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर। ये जो हमारा 2.5% वाटर है इसमें से आपका 30.8% जो है वो आपका ये जो हमारा 97.5% ऑफ वाटर जो हमें अर्थ पे मिल रहा है ओशियंस में, तो देखिए इसमें हमें वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में भी मिल रहा है। ठीक है, 30.8% वाटर हमें ग्राउंड वाटर में मिल रहा है एंड 68.9% जो मिल रहा है वो हमको फ्रोजन फॉर्म में मिल रहा है, जो कि हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है उस फॉर्म में मिल रहा है। हमने अभी पहले ही डिस्कस करा कि हाइड्रोस्फीयर उस सारी फॉर्म्स कवर करता है वाटर की, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस हो, कुछ भी हो, तो वो सब हमारी वाटर में ही हाइड्रोस्फीयर में कंसिडर की जाती हैं। तो हमारे हाइड्रोस्फीयर में फ्रोजन फॉर्म जो है वाटर की वो भी होती हैं, और वो आपकी कितनी है, वो 68.9% है। तो 68.9% हमारे पास बर्फ की फॉर्म में जो है वो वाटर प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ 0.3% इज अवेलेबल इन रिवर्स। 0.3% वाटर जो है वो रिवर्स में अवेलेबल है, रिजर्वायर्स में है, लेक्स में है एंड ईजिली एक्सेसिबल टू मैन। और ये जो वाटर है जो रिवर्स, रिजर्वायर्स और लेक्स में है ये ईजिली जो है वो ह्यूमन की रीच तक है, बाकी ओशियनिक वाटर हमको ईजिली नहीं मिलता। क्लियर? जलमंडल में पृथ्वी पर महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों, झरनों आदि सहित सभी प्रकार के जल निकाय शामिल हैं। यह पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97.5% पानी खारे पानी के रूप में महासागरों में है। ठीक है, तो पृथ्वी पर केवल जो है आपका 2.5 यानी 2.5% जल जो है वही मीठा जल है, बाकी सारा जो जल है वो आपका कैसा है, वो आपका लवणीय है। इसमें से 30.8% भूजल के रूप में और 68.9% हिमनदों के रूप में जमे हुए रूप में उपलब्ध है। ठीक है, 0.3% की मात्रा नदियों, जलाशय और झीलों में उपलब्ध है और मनुष्य के लिए आसानी से ये उपलब्ध है। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने एटमॉस्फेयर की तरफ। अब एटमॉस्फेयर क्या है, तो जो हमको
पर से घेरे हुए है, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक गैसियस लेयर है। ठीक है, गैस से बनी हुई लेयर है बेसिकली। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारी लिथोस्फेयर थी वो हमारी रॉक से बनी हुई लेयर थी। ठीक है, और जो हमारी हाइड्रोस्फेयर थी वो वाटर से बनी हुई लेयर थी, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये गैस से बनी हुई लेयर है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में गैसेस हों, कोई भी गैसेस हो, वो जो गैसेस हमारे आसपास है एक घेरा बनाए हुए हैं, एक एनवलप बनाए हुए हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक गैसियस लेयर है एनवलपिंग द अर्थ, जिसने अर्थ को क्या किया हुआ है, एनवलप किया हुआ है, घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। The atmosphere with oxygen in abundance is unique to Earth and sustain life। देखिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है हम कह सकते हैं कि वो अर्थ के लिए एक यूनिक पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हो रहा है, लाइफ फॉर्म्स जो हो रही है वो सस्टेन कर रही हैं, है ना। इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन देयर इज़ नो लाइफ, है ना। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वी कांट ब्रीथ, और जब हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो वी कांट लिव। ओके, सो फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स वी नीड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ मेजर कॉम्पोनेंट टू सस्टेन लाइफ। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली उसमें गैसियस आपकी लेयर, ये आपकी गैसियस लेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंट मात्रा में आपको अर्थ पर मिलता है, और ये आपकी लाइफ को क्या करता है, सस्टेन करता है। इट मेनली कंप्राइजेस 78.08% नाइट्रोजन। ये बेसिकली क्या करता है, तो the atmosphere with oxygen is abundance is unique to earth and sustain life. Now it mainly comprises 78.08% नाइट्रोजन, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो आपकी 78.08% जो है वो अवेलेबल है, सभी को पता होगा। ठीक है, 20.95 जो है वो हमारी ऑक्सीजन है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाइए, क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन जो है वो हम ब्रीथ करते हैं और हम अपना सर्वाइवल जो है वो करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, सो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करें, प्लांट्स एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन दें। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ पर वो 20.95% है, परसेंट है। 0.93% जो है वो आर्गन गैस है। देखिए कहीं ये मैं जो आपको ये डेटा दिखा रही हूँ ना, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस का कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है। सो यू हैव टू आंसर लाइक 78.08% इज नाइट्रोजन, 20.095% इज ऑक्सीजन, 0.93% इज आर्गन एंड 0.038% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन। आप सिर्फ यही मेनली गैसेस नहीं है जहाँ जिसका आपको प्रतिशत दिया है, सिर्फ यही गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ट्रेसेस में भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के ट्रेसेस पाए जाते हैं, हीलियम के ट्रेसेस पाए जाते हैं, नोवल गैसेस के ट्रेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर वेपर प्रेजेंट इज वेरिएबल। वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर लाइक आपको पता है कि जब हमारा वाटर एवापोरेट होता है तो वो किसकी फॉर्म में जाता है, वेपर की फॉर्म में जाता है। या हम कह सकते हैं कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं या जब हमारे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, एंड व्हेन इट कूल्स डाउन, और जब वो कूल होता है तो आपका रेनफॉल होता है। अपने वाटर साइकिल सभी ने पढ़ रखा होगा और सभी को पता होगा कि कैसे वाटर एवापोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है और कैसे फिर वो कंडेंस होकर आपका प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट होता है। तो वाटर
वाटर साइकिल सभी ने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो अमाउंट है वाटर पेपर का वो भी प्रेजेंट है, बट वो वेरिएबल है, उसका हम कुछ ये नहीं कर सकते, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि जितना ये डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे, ठीक है। विंटर्स में आपका टेम्परेचर कम होता है तो उस टाइम पे जो इवापोरेशन का रेट होगा वो भी कम होगा, तो वाटर वेपर्स के जो होंगे वो भी कम होंगे, ठीक है। समर्स में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वाटर वेपर्स का जो यहाँ पर अमाउंट है वो वेरिएबल है, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है। वायुमंडल पृथ्वी को ढकने वाली गैसीय परत है। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त वातावरण पृथ्वी के लिए अद्वितीय है और जीवन को कायम रखता है। इसमें मुख्य रूप से 78.08% नाइट्रोजन है और 20.95% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है और 0.038% कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और उत्कृष्ट गैसें जो हो गई इनके कुछ अंश यहाँ पर आपके शामिल हैं। और उपस्थित जलवाष्प जो है उसकी मात्रा परिवर्तनशील है, वो आपका जो भी तापमान होता है उसके हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट का, दैट इज बायोस्फीयर। तो चलिए आइए बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेम से ही हम इसका जानेंगे बेसिकली इसमें क्या है। तो बायो मीन्स होता है लाइफ फॉर्म्स, बायो मीन्स लाइफ फॉर्म्स, तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आती हैं वो हमारे बायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। तो बायोस्फीयर जो है वो रेफर करता है टू ऑल द रीजन्स और अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यानी जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट होती है वो सारे रीजन्स जो है वो बायोस्फीयर में कंसीडर किए जाते हैं। लाइक हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा जो हम जहाँ रह रहे हैं उस एरिया को बायोस्फीयर कहा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों कहा गया? तो उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर लाइफ फॉर्म्स रह रही हैं, वहाँ एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो उनमें लाइफ है, लाइफ फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, सो दैट दे आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर बेसिकली एक वो जगह है या वो रीजन है जहाँ पे कि लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो डिकम्पोजर्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरियाज हो, कोई भी हो, लाइफ फॉर्म्स जहाँ भी अवेलेबल हैं, दैट रीजन इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। क्लियर? The ecosystem that supports life could be in soil। जो यहाँ पर भी बात आएगी कि जो इकोसिस्टम जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो सिर्फ घरों में ही रहते हैं लाइक हमारी तरह, ऐसा नहीं है। सॉइल में, एयर में, वाटर में, लैंड पे, हर जगह हमको लाइफ दिखाई देगी, क्योंकि जो हम कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, दे आर फाउंड इन सॉइल ऑल्सो, ठीक है। सम बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स आर फाउंड इन वाटर ऑल्सो, some bacterias are found in air also, that's why we use mask ना, कि so that जो भी harmful bacterias है वो हमारी nose के थ्रू हमारे बॉडी में ना चले जाएं एंड डिजीज कॉज ना करें, ठीक है। सॉइल, इसी वजह से अगर मिट्टी वगैरह को छूते हैं देन वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, है ना। एंड वाटर में भी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको प्योर वाटर पीना है, या आप RO, ये फिल्टर वाटर का यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल माइक्रोब्स, है ना। एंड लैंड पे तो ऑब्वियसली है ही। तो ये जो लाइफ फॉर्म से है, जो इकोसिस्टम है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, वो सॉइल में भी होता है, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है, एंड ऑब्वियसली लैंड पर भी होता है। लैंड पर तो हम हैं ही। द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइंड बाय जियोलॉजिस्ट। ये बात आपको याद रखनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिक है कि ये जो टर्म है बायोस्फीयर की, इसको किसने दिया? तो एक जियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक, जिसको हम कहते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि, ठीक है। और लॉजिस्ट जो कि वैज्ञानिकों को कहा जाता है। तो जियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे भूवैज्ञानिक है। तो ऐसे एक हमारे भूवैज्ञानिक है जिनका नाम है एडवर्ड स्विस। तो इन एडवर्ड स्विस के द्वारा जो बायोस्फीयर टर्म है वो क्वाइंट की गई थी। उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था फॉर द प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ पे उस प्लेस के लिए जहाँ पर की लाइफ पाई जाती है। तो जहाँ पर लाइफ पाई जाती है उस जगह के लिए एडवर्ड स्विस ने इस बायोस्फीयर वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है।
बायोस्फीयर रिजर्व्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग मैटर। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बेसिकली क्या है, तो हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी लिविंग फॉर्म्स हैं उन सभी का टोटल है, सम टोटल है। बायोमास का सम टोटल है और बायोटा का सम टोटल है, ठीक है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स, बायोमास, बायोटा, सबका जो सम टोटल है दैट इज कंसिडर्ड एज बायोस्फीयर। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछे व्हाट इज बायोस्फीयर, यू जस्ट हैव टू से ऑल लिविंग मैटर प्लस बायोमास प्लस बायोटा एंड इट इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। क्लियर? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स, ये आपके पोलर आइस कैप्स टू द इक्वेटर से एक्सटेंड होता है विद ईच रीजन हार्बरिंग सम लाइफ फॉर्म सुटेबल टू द कंडीशन देयर। अब ये आपके इक्वेटर, पोलर आइस कैप्स टू द इक्वेटर पर भी जो भी आपकी लाइफ फॉर्म सस्टेन कर रही होती हैं वहां भी एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर हर एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करता है जहां पर कि हमारी लाइफ फॉर्म्स पाई जाती है। एग्जाम्पल, सॉइल में आप देखते हैं कि आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है बिकॉज वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, ठीक है। एंड सॉइल में हमारे और छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर में भी हमारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि लिविंग होते हैं, ठीक है। लैंड पे पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे माइक्रोब्स या लाइफ लिविंग फॉर्म्स पाई जा रही हैं तो उन सबको हम, उस सारी जगहों को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बस एक ही बनता है, दैट इज कि जो टर्म है बायोस्फीयर बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे कि एक जियोलॉजिस्ट थे आपके जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। तो उन्होंने ये टर्म दी थी, पूछा जाता है उन्होंने ये टर्म क्यों दी थी। तो उन्होंने ये जो टर्म थी वो दी थी बेसिकली जितनी भी लाइफ एक उस रीजन को बताने के लिए जहाँ पे कि लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? हिंदी में देखेंगे तो जीव मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवन का समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र मिट्टी, हवा, पानी या भूमि में हो सकते हैं। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर उस स्थान के लिए किया था जहां जीवन पाया जा सकता है। बायोस्फीयर का तात्पर्य सभी जीवित पदार्थों, बायोमास या बायोटा के कुल योग से है। ये ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से लेकर भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कुछ जीवन रूप मौजूद है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। 2 पार्ट्स में हमने कवर कर लिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी सजेशन सो यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।